हेलो। हाँ, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है हाईवे मटेरियल यूनिट 4। तो हाईवे मटेरियल्स में सबसे पहले हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो डिजाइनिंग ऑफ द पेमेंट पढ़नी है। और डिजाइनिंग ऑफ द पेमेंट में तुम्हारे दो तरीके का पेमेंट डिजाइन होगा, जैसे कि एक होगा फ्लेक्सिबल और एक होगा रिजिड टाइप ऑफ पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल और रिजिड में क्या क्या डिफरेंस है, कहाँ पर फ्लेक्सिबल देंगे, कहाँ पर रिजिड देंगे, और फ्लेक्सिबल एंड रिजिड में डिजाइनिंग हम किन किन बेसिस पे करते हैं, ये सब हमें इस यूनिट में पढ़ना है। उसके साथ ही हम लोग ये भी देखना है कि कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं एग्रीगेट पर और बिटुमेन पर। ठीक है, तो ये चीजें हमें अभी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एकदम स्टार्टिंग से। स्टार्ट अगर हम करेंगे तो अभी पहले हम डिजाइनिंग प्रोसीजर से भी पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि सबग्रेड सॉइल क्या होता है। ठीक है, तो सबग्रेड सॉइल की अगर हम बात करें तो लाइक जैसे मान लो कि जैसे ये तुम्हारा जो सबसे पहले जो विजिबल है, इसमें डिजाइनिंग ऑफ द पेमेंट में एक तरफ फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है और एक तरफ रिजिड लिखा हुआ है। ठीक है, फ्लेक्सिबल और रिजिड में क्या क्या डिफरेंस है। तो फ्लेक्सिबल जो पेमेंट है हमारी, उसमें सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो होती है हमारी सॉइल सबग्रेड। अभी हम लोग पढ़ेंगे सबग्रेड वगैरह क्या होता है। तो सबसे नीचे होता है सॉइल सबग्रेड, सबग्रेड के ऊपर होता है सबबेस, बेस सबबेस के ऊपर होता है बेस कोर्स, और सबसे ऊपर होता है हमारा सरफेस कोर्स। ठीक है, मतलब टोटल 4 लेयर होती है हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट की। ठीक है, और रिजिड पेमेंट जो होता है तो सॉइल सेपरेट नीचे रहेगा ही, वो तो भाई कॉमन है दोनों में, सॉइल सेपरेट रहेगा। अच्छा, उसके बाद से सबबेस और बेस कोर्स को मिला के एक इसमें बेस कोर्स होता है। ठीक है, और सबसे टॉप पर होता है हमारा सरफेस कोर्स। ये इनका मतलब स्ट्रक्चर वाइज है कि मतलब देखने में इन दोनों में क्या होता है। ठीक, अच्छा अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि देखो, जो भी हमारे बिटुमेन वाली रोड होती है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रोड है इंडिया में, ठीक है, और ज्यादातर यही बनी हुई है। हालांकि अब जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें रिजिड पेमेंट भी जो है वो ज्यादा बन रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल जो बिटुमेन टाइप ऑफ पेमेंट है वो हमारा फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ पेमेंट है, और जो हमारी सीसी रोड होती है सीमेंट कंक्रीट की, वो हमारी एक तरीके से रिजिड टाइप ऑफ पेमेंट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड में, तो हम जानते हैं कि सीमेंट कंक्रीट वाला जो होता है उसमें उसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से उसमें जॉइंट्स भी हम लोग लगाते हैं। कई तरीके की जॉइंट्स होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, डबल बार्स वगैरह यूज करते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। और बार्स के वजह से जो हमारा लोड ट्रांसफर भी होता है, उसमें भी लोड ट्रांसफर भी उसमें ज्यादा से ज्यादा लोड को वो बेयर भी कर सकता है। ठीक है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है थोड़ा, रिजिड पेमेंट थोड़ा नहीं, इनफैक्ट वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है इसमें क्या है कि हमारा जो लोड ट्रांसमिशन होता है वो वन लेयर टू अनदर लेयर होता है। ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मली हम वैसे भी जानते हैं कि जो बिटुमिन होता है हमारा, बिटुमिन जो ब्लैक कलर का एडेसिव यूज करते हैं हम एग्रीगेट को मिला के, और वो रोड पे हम लोग स्प्रेड करते हैं। तो जो हमारा बिटुमिन होता है वो बिटुमिन वाटर रेजिस्टेंस जो है वो नहीं होता है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे ही वाटर उस पर अगर मतलब एक लिमिट के बाद अगर हम उसको वाटर उस पर डालेंगे तो वो वाटर जो है वो हमारा पेनिट्रेट कर जाता है, और पेनिट्रेट करके वो चला जाता है नीचे वाली लेयर पे, और वहां से वो क्या करता है, जो एडहेशन होता है कंक्रीट मतलब जो हमारा एग्रीगेट और बिटुमिन के बीच का, वो एडहेशन को वो खत्म कर देता है, लूज कर देता है। तो इसी वजह से ऐसा हम कई बार देखते हैं कि होता क्या है कि जब हमारा रेनफॉल का सिचुएशन होता है तो रेनफॉल वाले सीजन में क्या होता है कि रेनफॉल होने के बाद अक्सर हमें ये देखने को होता है कि रोड्स जो होती है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई होती है, खास करके बिटुमिनस ही। क्योंकि बिटुमिनस रोड जो है, बिटुमिन हमारा जो एडिशन प्रॉपर्टी जो है वो लॉस कर देता है, जिस वजह से उनका एडिशन खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल सेग्रीगेट हो जाता है। तो ये तो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड क्या है। तो फ्लेक्सिबल में हमें ये चाहिए कि मेंटेनेंस टाइम टू टाइम चाहिए, और रिजिड में हमारा क्या है कि इनिशियल कॉस्ट तो इसकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सीमेंट का यूज करना है, बार्स का यूज करना है, तो हमारी इनिशियल कॉस्ट तो ज्यादा होती है। बट अगर हम ओवरऑल मेंटेनेंस नहीं है इसका, तो इस वजह से हमें एक लॉन्ग लास्टिंग देखें तो रिजिड पेमेंट जो है वो ज्यादा सही है।
अब अगर हम डिफरेंस इनके कैरेक्टर वाइज आ जाए, इनके कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंस पे अगर हम इनको क्लासिफाई करें, फ्लेक्सिबल पेमेंट को और रिजिड पेमेंट को, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा लोड का ट्रांसमिशन होता है वो ग्रेन टू ग्रेन होता है, ठीक है, मतलब एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन पर लोड का ट्रांसमिशन होता है। और अभी इसके बाद हम लोग जब डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें हम लोग एक व्हील लोड मेथड भी पढ़ेंगे। व्हील लोड मेथड में किस तरीके से वो ट्रांसफर हो रहा है, प्रेशर कहाँ जनरेट हो रहा है, ये सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे हमें ये याद रखना है कि फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पेमेंट में जो लोड का ट्रांसमिशन होता है वो ग्रेन टू ग्रेन होता है, ठीक है। और इसके उलट अगर हम रिजिड पेमेंट को देखें तो रिजिड पेमेंट में क्या होता है कि स्लैब स्लैब पे लोड आता है, ठीक है, तो वहां पर स्लैब एक्शन होता है, ग्रेन टू ग्रेन नहीं है, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स पे नहीं है, स्लैब पर है, ठीक। अच्छा, उसके बाद से जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उनकी जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। कंपैरिजन हम किससे करें, रिजिड से, रिजिड की जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। एक तो ये बेनिफिट हो गया हमारे रिजिड पेमेंट का। अच्छा, जब हम डिजाइनिंग करते हैं, जो भी हम कोड फॉलो कर रहे हैं, तो हम IRC 37 फॉलो करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के लिए, और IRC 58 फॉलो करते हैं हम रिजिड पेमेंट के डिजाइन के लिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में किसी तरीके की कोई जॉइंट यूज नहीं होती है, कोई बार्स वगैरह यूज नहीं होते हैं, कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कुछ जॉइंट नहीं, कंस्ट्रक्शन कोई तरीके का जॉइंट नहीं यूज होता फ्लेक्सिबल पेमेंट में। जबकि जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसमें हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उनकी कॉस्ट अगर हम इनिशियली देखें तो इनिशियली उनकी कॉस्ट बनाने में कम आती है, लेकिन हमें एक हर टाइम पर एक हमें मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो अगर हम एक टाइम स्पैन देखें कि अगर हम रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 10-20 ईयर के लिए, तो हर सीजन के बाद अगर आप, और नहीं तो कम से कम आपको रेनी सीजन के बाद देना ही पड़ेगा, तो इस तरीके से हमें एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे वहां पर मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो इनिशियल कॉस्ट तो इसकी कम है, लेकिन अगर ओवरऑल कॉस्ट देखें कि अगर हम 10 ईयर के लिए बना रहे हैं और हर 10 साल में तुम हर 6 महीने पर अगर उसको तुम रिनोवेट करोगे और उसको वापस से हम उसका रिपेयरिंग करेंगे, तो एक ओवरऑल कॉस्ट होगी हमारी 10 ईयर की वो ज्यादा हो जाएगी। इनिशियल कॉस्ट कम है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट उसमें ज्यादा है। और जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है उसमें इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि हमें जॉइंट्स लगाने हैं, हमें कंक्रीट का यूज करना है, सीमेंट यूज करना है, तो हमारा जो इनिशियल कॉस्ट है मटेरियल का कॉस्ट वो ज्यादा है, लेकिन उसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो नहीं है। तो एक मतलब लॉन्ग टाइम स्पेन पे जो रिजिड पेमेंट है उस पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा सही है, ठीक है। ये तो बेसिक डिफरेंस है और ये पूछता भी है कई बार। अब हम थोड़ा सा इसके पहले आगे बढ़े, लेयर के बारे में, उनके फंक्शंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो हमारा सॉइल सबग्रेड है ये क्या होता है और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले तो जो हमारा सॉइल सबग्रेड होता है, जैसे कि हम देख भी सकते हैं कि सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो हमारी कहलाती है क्या, सॉइल सबग्रेड। तो अगर हम बोले तो ये कह सकते हैं कि सॉइल सबग्रेड जो है एक तरीके से रोड पेवमेंट का, मतलब रोड पेवमेंट स्ट्रक्चर जो है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये पेवमेंट को नीचे से सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सबसे नीचे की लेयर होती है और सबसे नीचे का अगर हम सपोर्ट देखें तो ये हमारा सॉइल सबग्रेड जो होता है वो पेवमेंट को सपोर्ट देता है नीचे से, ठीक है, सबसे नीचे से सपोर्ट देता है। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे मतलब पेवमेंट की डिजाइन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन इनका क्या होता है भाई, इनका सपोर्ट, ठीक है, जो मतलब सफिशिएंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और कब, जब हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स होता है, चाहे देखो दो ही तरीके के हमारे कंडीशन होते हैं वो हमारे लिए थोड़े से मुश्किल होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि क्लाइमेट का कंडीशन, दूसरा होता है हमारा लोडिंग कंडीशन। रोड हमारी डैमेज क्यों होती है, दो ही वजह है, या तो क्लाइमेटिक सिचुएशन की वजह से या फिर लोडिंग कंडीशन की वजह से। अगर डिजाइन लोड से ज्यादा लोड हमारा उस पेमेंट पे आएगा तो हमारा रोड का डैमेज होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। जो भी हमारा डिजाइन रोड है अगर उससे ज्यादा हेवी व्हीकल्स चल रहे हैं तो अब उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा चलेगा तो रोड जो है वो जल्दी खराब होगी। और दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या हो गया, जैसे मान लो रेन हो गया, फॉग हो गया, ठीक है, मतलब मॉइस्चर, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मॉइस्चर, हाँ, और मॉइस्चर भी है और टेम्परेचर भी है, दोनों चीजें, मॉइस्चर से भी और टेम्परेचर से भी। अब टेम्परेचर से क्या होता है कि हम लोग आगे स्ट्रेसेस वगैरह पढ़ेंगे
जब समर का होता है सीजन, या विंटर सीजन होता है, या रेनी सीजन है, ठीक है। अब रेनी सीजन में तुम्हारा रेन की वजह से, वाटर पेनिट्रेशन की वजह से रोड खराब हुई। समर में एक्सट्रीम हॉट कंडीशन की वजह से एक्सपेंशन हो गया रोड पे एक्सपेंशन हो गया, मेल्टिंग हो गई, ठीक है। तो उससे स्ट्रेसेस का जनरेशन होता है, उससे रोड खराब हो सकती है। विंटर सिचुएशन में क्या होता है कि मान लो फॉग कंडीशन है। अच्छा, अगर क्लाइमेट तुम्हारा बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, लाइक अगर हम बोले तुमसे कि विंटर में दिन में सिचुएशन अलग होगी और रात की सिचुएशन अलग होगी, इसी तरीके से समर में भी होगा। लेकिन विंटर में क्या होता है कि रात में एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है और डायरेक्टली बियर करता है उसको पेमेंट, ठीक। और दिन में क्या हुआ, धूप निकली तो तुम्हारा स्ट्रेसेस जनरेट होने लगे। यानी कि हॉट एंड कोल्ड दोनों साइमल्टेनियसली एक कुछ मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल पर आ रहा है, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से रोड डैमेज होंगे और तुम्हारा लोडिंग कंडीशन की वजह से होंगे, ठीक। तो ये तो हमारा सॉइल सबग्रेड हो गया। अब देखो हम कौन कौन सा सॉइल जो है तुम्हारा, मेनली इनकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या है कि किस तरीके का सॉइल जो है हम लोग हाईवे मटेरियल्स के लिए हम यूज करें, तो कौन कौन सी डिजायरेबल प्रॉपर्टी हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम बोलेंगे कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनमें अच्छी स्टेबिलिटी हो, ठीक। क्योंकि अल्टीमेटली जब सपोर्ट हमें सॉइल सेपरेट से ही मिल रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी जरूरी है। दूसरा, उनकी इनकम्प्रेसिबिलिटी अच्छी हो, उनकी स्ट्रेंथनिंग सही हो, ठीक है। ड्रेनेज प्रॉपर्टी उनकी अच्छी हो और उनका कॉम्पैक्शन सही तरीके से चले, क्योंकि कॉम्पैक्शन अगर अच्छे से नहीं होगा तो वॉइड्स जनरेशन होगा तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, उसमें एयर या फिर वाटर जो है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम चाहते हैं कि जो हमारे हाईवे में जो भी हम सॉइल यूज कर रहे हैं हाईवे मटेरियल्स में, उनमें होनी चाहिए। स्टेबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्रेनेज, कॉम्पैक्शन, अच्छा कॉम्पैक्शन, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाएंगे फंक्शन पे, फंक्शन ऑफ द पेमेंट लेयर। तो फंक्शन में देखो सबसे पहले है हमारा सॉइल सबग्रेड, ठीक है। सबसे जो नीचे वाला है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सॉइल सबग्रेड क्या करता है, फिर सॉइल जो हमारा सबबेस एंड बेस कोर्स है इनका क्या काम है, और सरफेस कोर्स क्या है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आएंगे सॉइल सबग्रेड पे। तो अभी तो हम लोग वैसे सबग्रेड की बात कर रहे थे। जो सबसे तुम्हारी बॉटम मोस्ट लेयर है, ठीक है, वही तुम्हारी कौन सी लेयर है, सबसे नीचे वाली सॉइल सबग्रेड। और ये सॉइल सबग्रेड दिखने में कैसा होता है भाई, ये बिल्कुल नेचुरल सॉइल है, जो हम सॉइल देखते हैं वही तुम्हारा सॉइल सबग्रेड का लेयर है। क्योंकि सबसे नीचे तो तुम्हारी मिट्टी की परत होती है, उसके बाद हम उस पर अपना जो भी हम लेयरिंग कर रहे हैं, लाइक अगर हम एग्रीगेट का कर रहे हैं, मतलब बोल्डर्स का कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ बोल्डर कर रहे हैं, फिर उसमें हम डस्ट, स्टोन डस्ट का यूज कर रहे हैं, या सीसी रोड बना है, जो भी मटेरियल है, मटेरियल को हम ऊपर फिलिंग करते हैं, सबसे नीचे तो नेचुरल सॉइल होती है। तो ये जो हमारी सबग्रेड की लेयर है, ये लेयर जो होती है वो बिल्कुल नेचुरल सॉइल से बनी होती है। और जितने भी हमारे लोड आ रहे होते हैं, अब क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर लोड तुम्हारा, जैसे मान लो कि एक हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने में हम फाउंडेशन देते हैं। फाउंडेशन क्या होता है, हमारा सबसे नीचे की लेयर होती है, ठीक। अगर हमने फाउंडेशन क्यों बना रहे हैं भाई, जो भी हमारे ऊपर की बिल्डिंग है, जो भी ऊपर का स्ट्रक्चर है, उनका लोड अल्टीमेटली कहाँ पे ट्रांसफर होता है, उस फाउंडेशन पर। वो फाउंडेशन क्या करता है, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उनको फेलियर से बचाता है। ठीक वही काम हमारा सॉइल, इनफैक्ट किसी भी स्ट्रक्चर का यही काम है। जो उसके बॉटम मोस्ट लेयर होती है वहीं पर तुम्हारा अल्टीमेटली लोड जो है उसी पे ट्रांसफर होता है। इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि ये जो हमारा सॉइल सबग्रेड हो वो सफिशिएंटली स्टेबिलिटी हो, उसमें सफिशिएंटली स्ट्रेंथ हो, ठीक है। तो सॉइल सबग्रेड जो होती है वो हमारी नेचुरल सॉइल की बनी होती है, नेचुरल सॉइल लेयर होती है। और जो पेवमेंट का लोड आ रहा है, व्हीकल्स के जो लोड आ रहे हैं, वो हमारे टायर, देखो व्हीकल का लोड जो होता है वो टायर थ्रू टायर ट्रांसफर होता है हमारे पेवमेंट, ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर पे, ठीक। वही उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है और धीरे धीरे ये लोड कहाँ ट्रांसफर करता है, वो नीचे नीचे ट्रांसफर करते चला जाता है। तो अल्टीमेटली जो लोड आता है वो किस पर आता है, हमारा सॉइल सबग्रेड, ठीक है। ये तो हो गई बात हमारी सॉइल सबग्रेड की। अब आ जाओ सबबेस एंड बेस कोर्स में। अभी हम जो ये सबबेस एंड बेस कोर्स बनाते हैं, ये
किन का बना होता है। तो वैसे तो हमने कई तरीके के कंस्ट्रक्शन देखे होंगे जब रोड बना होगा, तो बहुत तुम्हारे जो भी रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो अक्सर देखे ही है, बस हमको उतना प्रोसीजर नहीं पता है, यही डिफरेंस है और कोई बात नहीं। तो अगर हम बोलें कि सब बेस एंड बेस कोर्स का, तो जो भी हम मटेरियल की फिलिंग करते हैं, लाइक वो मटेरियल कुछ भी हो, जैसे ब्रोकन स्टोन है या फिर तुम्हारा एग्रीगेट है, ठीक है, जो भी है, हम क्या करते हैं, उनकी लेयरिंग करते हैं। और वैसे जब हमने इसके सबसे पहले यूनिट 1 में भी जब हम लोग पढ़ रहे थे, जितने टाइप के रोड थे, टेलीफोन कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर जितने भी तरीके के रोड थे, उसमें हम क्या देख रहे थे ना कि उसमें अलग अलग साइज ऑफ जो हमारा एग्रीगेट था उसकी फिलिंग की गई थी, ठीक है। तो हम सॉइल सबग्रेड के ऊपर क्या करते हैं, एग्रीगेट्स की फिलिंग करते हैं। अब ये जो एग्रीगेट एंड जो हमारा ब्रेकिंग स्टोन होता है, वो ब्रेकिंग स्टोन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, कैपेसिटी जो उनकी सपोर्टिंग कैपेसिटी होती है उनको बढ़ाता है, ठीक है। हम सब बेस एंड बेस कोर्स का यूज क्यों कर रहे हैं, जो भी लोड सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है वो लोड सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फेलियर जल्दी नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेंथनिंग के लिए ब्रोकन स्टोन या फिर बोल्डर्स का यूज किया हुआ है, ठीक है, एग्रीगेट्स का यूज किया हुआ है। तो ये अल्टीमेटली इनका काम क्या होता है, सब बेस एंड बेस कोर्स का। अब देखो दोनों को हम कंबाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो कि सबसे बड़े साइज के जो बोल्डर्स या एग्रीगेट होंगे उनको हम नीचे लगाएंगे, फिर उनसे थोड़े से फाइन साइज के ऊपर लगाएंगे और फाइन वाले को थोड़ा सा और ऊपर लगाएंगे, मतलब साइज बाय साइज हम इसको अरेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर में। तो अल्टीमेटली जो हमारे बेस कोर्स एंड सब बेस होते हैं, इनकी फिलिंग हम मटेरियल से ही करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, लोड सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को इंक्रीज करना, उनको बढ़ाना, ठीक। अच्छा, उसके बाद से ये और भी जितने भी, चाहे क्लाइमेटिक सिचुएशन की बात करें, चाहे हम लोडिंग की बात करें, अभी हम इसके पहले बोल रहे थे ना कि दो ही तरीके से हमारी रोड जो है वो खराब हो सकती है, या तो क्लाइमेटिक सिचुएशन की वजह से या फिर लोडिंग की वजह से। तो अगर लोड भी हमारा आता है तो लोड की बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है हमारा बेस कोर्स एंड सब बेस। और अगर ये तो लोडिंग की वजह से क्या, अच्छा अगर मान लो तुम्हारा कोई क्लाइमेटिक सिचुएशन हो रही है, लाइक अगर तुम्हारा फ्रॉस्ट एक्शन हो रहा है, तो फ्रॉस्ट एक्शन को भी ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनका काम क्या है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, सपोर्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, और जो भी हमारे क्लाइमेटिक या फिर लोडिंग कंडीशन की वजह से जो भी डैमेज हो रहा है उनको इम्प्रूव करना, उनको प्रिवेंट करना, ठीक है। तो ये हो गई बात सब बेस एंड बेस कोर्स की। अब आ जाते हैं हम सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है हमारी सरफेस कोर्स की, ठीक है। अब देखो जो सरफेस कोर्स होता है वो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि इसकी बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए। इसकी दो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, मतलब ये तो कंपल्सरी एंड नेसेसरी है कि आपको ये दो चीजें तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी सरफेस कोर्स में। सबसे पहला चीज, इतना फाइन हो कि बिल्कुल स्मूथ राइडिंग हो। अगर हम रोड पे चल रहे हैं, रोड पे उबड़ खाबड़ है, इनकन्वीनियंस कॉज करता है, ठीक है। और तो हम और कहीं पर रोड हम चलते हैं तो एकदम बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल मक्खन जैसे चलती है। तो सबसे पहली चीज हमारी क्राइटेरिया होती है सरफेस कोर्स के लिए कि बिल्कुल स्मूथ राइडिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। और जो भी हमारे वियर एंड टियर है उनको टेक मतलब ले ले, ठीक है। अब वियर एंड टियर वगैरह क्या होता है, तो ये हम प्रेजेंट टेस्ट वगैरह पढ़ते हैं, अगर हम उसको लैब में करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वियर एंड टियर क्या है। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग एवरेजन टेस्ट जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा, लैब की चीज भी देखनी पड़ेगी। वियर एंड टियर क्या होता है कि जैसे रगड़ खाना, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब व्हीकल और जो तुम्हारा मतलब व्हीकल का टायर है और पेवमेंट की लेयर है, तो जब गाड़ियां उस पेवमेंट पे लगातार चलती है तो वो एक दूसरे के प्रॉपर कांटेक्ट में आती है। तो जो एग्रीगेट होता है वो एग्रीगेट जो है वो डायरेक्ट मतलब एग्रीगेट टायर पे बार बार आने की वजह से वो घिस जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, वियर एंड टियर, ठीक है, रगड़ खाने की सिचुएशन। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि हमारी जो सरफेस कोर्स है वो बिल्कुल स्मूथ हो, ताकि बिल्कुल स्मूथ राइडिंग हो, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि अब स्मूथ राइडिंग तो ठीक है, वो तो मतलब इनकन्वीनियंस ना हो, अगर हम डिजाइन को अप्रोच करना चाहते हैं तो हमारे लिए स्मूथ राइडिंग जरूरी है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है इनका वाटर टाइट होना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो तुम्हारी जो टॉप मोस्ट लेयर है, अगर वो बिल्कुल वाटर टाइट होना चाहिए,
वाटर टाइट का मतलब बिल्कुल पेनिट्रेशन ना हो पानी, क्योंकि अगर वाटर पेनिट्रेट कर जाएगा तो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस होने लगेगी, और अगर इनफिल्ट्रेशन हमारा हो गया तो पेवमेंट की जो लाइफ होगी वो लाइफ जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि जो विटामिन है हमारा वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो वाटर के लिए तो उनके उनके लिए वाटर जो है बहुत एक तरीके से मतलब उनके लिए बहुत हार्मफुल है। तो जो हमारे टॉप मोस्ट लेयर होनी चाहिए वो बिल्कुल सील्ड होनी चाहिए, इतनी वाटर टाइट हो कि हमारा मैक्सिमम, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी ना हो, लेकिन हम जितनी हमारी कैपेबिलिटी हो मतलब उतना हम उसको वाटर टाइट रखें, सो दैट हमारा वाटर जो है वो पेनिट्रेट ना हो, इन्फिल्ट्रेशन के प्रोसेस ना हो, और जो उसका लाइफ है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फंक्शंस हो गए सॉइल सबग्रेड के, सॉइल सब बेस, बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि इनका फीचर क्या है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें आती है, पहले तो भी हमने जो बताया हम लोगों को कि जो मतलब डिफरेंस पूछता है अक्सर क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि फ्लेक्सिबल एंड रिजिड में डिफरेंस बताइए, तो आप इस डायग्राम को बना करके उनका डिफरेंस क्लासिफाई कर दीजिए कि इनमें ये डिफरेंस है। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। अब हम आ जाते हैं डिजाइन प्रोसेस पर, कि अगर हमें डिजाइन करना है फ्लेक्सिबल पेमेंट का तो हम उसमें किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो इनके डिजाइन पैरामीटर में सबसे पहली चीज आती है, ओके इसमें हम डिजाइन से भी पहले थोड़ा सा एक चीज और पढ़ लेते हैं, डिजाइन फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि अब इसके बाद अगर हम डिजाइन के बाद अगर हम उसको पढ़ेंगे तो सही नहीं होगा। पहले हम इसको डिजाइन फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हील लोड के बारे में। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना चाहिए डिजाइनिंग से पहले। अगर हम पेमेंट की डिजाइनिंग करने जा रहे हैं तो हमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि पेमेंट डिजाइन जो होता है वो हमारे दो पार्ट में हो सकता है। एक तो हम मटेरियल का मिक्स डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, कंपोनेंट लेयर जो भी है तो उनका हम मिक्स डिजाइनिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर दूसरा हम कर सकते हैं थिकनेस डिजाइन। ठीक है, थिकनेस डिजाइन ऑफ द पेमेंट। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग दी पेमेंट। तो सबसे पहला तो हम करेंगे क्या, व्हील लोड डिजाइन, जो कि इसमें सबसे पहला तुमको दिख रहा है कि डिजाइन ऑफ द मैक्सिमम व्हील लोड निकालना है, व्हील लोड डिजाइन करेंगे। व्हील लोड में डिजाइनिंग कैसे करते हैं तो इसको हम जब आगे पढ़ेंगे व्हील लोड डिजाइनिंग में, तो ये तुमको दिखेगा कि किस तरीके से जो टायर है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है इसमें ये जिसपे ये एक टायर है और ये एक टायर है, और इसपे यहाँ पर हमारा एक फ्री प्रेशर लग रहा है व्हीकल का ऊपर से, और फिर दिखाया कि ये टायर जो है वो हमारे किसके कांटेक्ट में, ये जो हमारे एक थिन लाइन दिख रही है ये एक तो मतलब पेमेंट है। ये टायर जब पेमेंट के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ से एक लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं व्हील के बेसिस पे इसको डिजाइन करते हैं। ठीक, चलो तो ये व्हील बेसिस पर डिजाइनिंग हो गई, इसको अभी हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ये फैक्टर को तो हमें पढ़ना पड़ेगा ब्रीफली, इस पे न्यूमेरिकल भी है, इसको हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल व्हील लोड के बेसिस पे करते हैं। ठीक, दूसरा हो गया हमारा सबग्रेड सॉइल के बेसिस पे। अभी हम लोगों ने सबग्रेड सॉइल के बारे में इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ाई है कि सबग्रेड सॉइल का क्या क्या काम है, कैसे बना होता है, जो भी चीजें। ठीक है, सबग्रेड सॉइल के बेसिस पे करते हैं। थर्ड फैक्टर है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जितना भी हमारे रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें हैं क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी तुम्हारे रोड डैमेजिंग होती है ज्यादातर, मतलब अगर हम बोलेंगे कि 50% लोडिंग की वजह से तो 50% क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से भी है। ठीक है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर को ध्यान में रख के हमें रोड की डिजाइनिंग करनी होती है। ठीक, उसके बाद से हमारा आ जाता है पेमेंट कंपोनेंट मटेरियल, जो भी मटेरियल्स का हम पेमेंट कंस्ट्रक्ट करने में जो भी कंपोनेंट बना रहे हैं उनमें हम किन किन मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं, बिटुमिन का यूज कर रहे हैं, जॉइंट्स बना रहे हैं, सीसी मतलब सीमेंट का यूज कर रहे हैं, जितने भी हम मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं उनके कंपोनेंट को बनाने में उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होंगी। अगर मटेरियल हमारा सफिशिएंटली स्ट्रेंथ है, अच्छी खासी स्ट्रेंथनिंग है उसमें मटेरियल में, तो वो भी हमारा मतलब क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, तो उसकी मतलब प्रॉपर्टी भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है पेमेंट कंपोनेंट मटेरियल। ठीक है, अच्छा उसके बाद से आ जाता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक,
एनवायरमेंटल फैक्टर भी मायने रखता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से क्या क्या चीजें हैं जो भी हम स्पेशल फैक्टर डिजाइन कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट में, जैसे अगर हम रिजिड बना रहे हैं, हम फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, तो जो भी हम उसके स्पेशल फैक्टर्स को डिजाइन करते हैं वो फैक्टर, ठीक है। ये हमारे टोटल 6 फैक्टर है, डिजाइन फैक्टर, जिनको ध्यान में रख के हम पेमेंट की डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट पे आ जाए तो सबसे पहला जो बेसिक हम बात करेंगे व्हील लोड का, ठीक है, व्हील लोड डिजाइनिंग का। तो जब हम व्हील लोड डिजाइन करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है व्हील लोड डिजाइन करते हैं। व्हील लोड का मतलब पहले देख लो। व्हील का मतलब होता है पहिया, और पहिए के थ्रू जो लोड हमारा पेवमेंट पर आ रहा है वो हम उस फैक्टर को रख के डिजाइन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसका नाम ही है कि मैक्सिमम व्हील लोड डिजाइन, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारी व्हीकल होती है, जैसे मान लो कि अगर हमारी 4 व्हीलर है, कार है, या फिर सपोज बाइक है, या फिर ट्रक है, तो मान लो ट्रक में 8 पहिए हैं, कार में 4 पहिए हैं, और तुम्हारा बाइक में 2 पहिए हैं, ठीक है। जो भी वेट तुम्हारा व्हीकल पे लग रहा होगा, मान लो कि तुम्हारा 2 पहिया ले लिए, मान लो एक बाइक है, उस पर जो भी वेट लग रहा होगा वो ट्रांसफर कैसे होगा पेमेंट पे, थ्रू व्हील, व्हील से ट्रांसफर होगा। इसी तरीके से कोई ट्रक है, सपोज वो ट्रक लोडेड है, उस ट्रक का जितना भी लोड होगा वो व्हील्स के थ्रू ट्रांसफर होगा पेमेंट पर, ठीक है, राइट। उसी तरीके से जो हमारी कार है, कार से भी जो लोड ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, व्हील से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब व्हील जो है वो वही डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है पेवमेंट के, तो जो व्हील में प्रेशर जनरेट हो रहा है वेट की वजह से वो ट्रांसफर करता है किस पे, पेवमेंट पर, ठीक। तो एक तो जो हम व्हील पे लोड आ रहा है वो उस फैक्टर को ध्यान में रखेंगे जब हम डिजाइन करते हैं। तो दूसरा फैक्टर हमारा कांटेक्ट प्रेशर का, जैसे मान लो तुम्हारा जो व्हील है और जो पेवमेंट है वो कितने कांटेक्ट में, ठीक है, जो कांटेक्ट प्रेशर उनसे रिलीज होगा, जनरेट होगा, वो फैक्टर को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से हम हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी हमारे डुअल टाइप ऑफ व्हील लोड है, या फिर मल्टीपल व्हील लोड है, या फिर इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड है, ये चीज को हमें ध्यान में रखनी होगी कि किस तरीके का व्हील है, ठीक है। जैसे मान लो अभी तो हम एक्सल वैक्सल देखेंगे अभी, इसके बाद जैसे मान लो ट्रैक्टर या फिर ट्रेलर होता है, तो ट्रेलर में किस तरीके का होता है, आगे के 2 पहिए, पीछे 4, उसके पीछे भी 4, इस तरीके का ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो मल्टीपल व्हील लोड या फिर इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड या फिर डुअल टाइप ऑफ व्हील लोड है, किस तरीके का व्हील लोड है ये देखना है हमें। और उसके बाद एक लास्ट फैक्टर है हमारा रिपीटेशन ऑफ लोड, ठीक है, कितने रिपीटेडली लोड जो है वो हमारा ट्रांसफर हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ लोड। ये हमको 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखना है जब हम व्हील लोड डिजाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें ये करना है कि जो भी हमारा व्हील से लोड आ रहा, व्हील पे जो भी लोड आ रहा है उसको हम वो पेमेंट पे, व्हील पे जो भी लोड हमारा जनरेट हो रहा है, जो भी हमारा व्हीकल है उस व्हीकल पे जो भी लोड आ रहा है और उसको व्हील पे वो ट्रांसफर होगा, तो वही व्हील का जो लोड होगा वो हमारे पेमेंट पे ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से हम उसकी डिजाइनिंग जो है मतलब करेंगे, ठीक है। तो अब बाकी का जो रेस्ट ऑफ द मतलब डिजाइनिंग है व्हील लोड के लिए, इसको हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें टाइम जो है हो जाएगा, इतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।